हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग। हम लोग इस वीडियो में इलेक्ट्रॉन के कक्षीय वेग का व्यंजक प्राप्त करेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तथा ये जो आपका व्यंजक होगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन के कक्षीय वेग का व्यंजक होगा, इस पर कई सारे न्यूमेरिकल भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और वैसे भी कई सारे न्यूमेरिकल इस पर बनते भी हैं। तो टॉपिक को अच्छे से समझना है तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिए, जिससे आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक को अगर आपको अच्छे से समझना है तो नील बोर का जो परमाणु मॉडल वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो अगर आपने नील बोर का मॉडल नहीं पढ़ा है तो मैंने चैनल पे पहले से वीडियो अपलोड कर दिया, उसको जरूर देखें, जिससे आपको ये टॉपिक समझने में आसानी हो। क्योंकि नील बोर के मॉडल की सहायता से हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के कक्षीय वेग की गणना करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नील बोर ने अपने मॉडल में दो परिकल्पनाएं की थी और उन दो परिकल्पनाओं की सहायता से हम लोग यहाँ पर वेग ज्ञात करेंगे। पहली परिकल्पना क्या थी, उन्होंने ये बताया था कि जैसे जो कोई भी अगर परमाणु है तो उसमें नाभिक होता है और नाभिक के चारों कुछ निश्चित त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षाओं में क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। मान लीजिए आर्यन त्रिज्या और यहाँ पर ये कितने v वेग से मान लीजिए चक्कर लगा रहा है। तो उस स्थिति में हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन और जो आपका नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है और नाभिक प्लस होता है। तो इन दोनों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल कार्य करता है। क्योंकि प्लस और माइनस के बीच आप पढ़े हैं, फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं कि विजातीय आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये दोनों भी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इससे संबंधित बोर्ड ने एक परिकल्पना प्रस्तुत की थी। उन्होंने ये बताया था कि जो आपका नाभिक और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बीच जो कार्यरत विद्युत आकर्षण बल होता है वो क्या करता है, अभिकेंद्रीय बल के रूप में कार्य करता है। अब अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, तो अभिकेंद्रीय बल जल्दी से समझ लीजिए कि अगर कोई वस्तु क्या होता है, लगातार वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है तो उस स्थिति में उस वस्तु पर क्या होता है, केंद्र की ओर सदैव एक बल कार्य करता है। अगर कोई वस्तु वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उस वस्तु पर क्या होता है, केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है और उस बल को हम लोग कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो विभिन्न प्रकार के बल स्रोतों से प्राप्त होता है, रियल में कोई ऐसा बल होता नहीं है। तो यहाँ पर जो इन दोनों के बीच कार्यरत स्थिर वैद्युत बल है वो क्या करता है, अभिकेंद्रीय बल के रूप में कार्य करता है। तो यही चीज हम पहले यहाँ पर लिखते हैं। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो पेन और कॉपी के साथ बैठिए, जो जो चीजें मैं इस पे लिख रहा हूं आप उसको नोट करते रहिए ताकि आप एक अच्छा सा नोट तैयार कर सके। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि बोर की परिकल्पना के अनुसार, लिखिए इसको, बोर की परिकल्पना के अनुसार बोर की परिकल्पना के अनुसार जो आपका Fe होता है वो बराबर होता है किसके, Fc के। Fc क्या है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल मतलब होता है अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय बल, और E मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और F मतलब फोर्स, यानी स्थिर वैद्युत बल। तो हम जानते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कूलाम के नियम से हम लोग पढ़े हैं, 1/4πε इंटू Q1 इंटू Q2। अब यहाँ पर एक चीज और आपको मानना पड़ेगा, Q1 Q2 यहाँ पर हम नहीं मानेंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा परमाणु उसका नाभिक में जो आवेश होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन का जो परिमाण होता है वो बराबर होता है किसके, इलेक्ट्रॉन के। बस अंतर क्या होता है कि प्रोटॉन का परिमाण प्लस में होता है और इलेक्ट्रॉन किस में होता है, माइनस में होता है। और तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि जो नाभिक पर आवेश है वो कितना है, Ze है। कितना है, Ze। Z क्या है, तो Z होता है आपका एटॉमिक नंबर। Z क्या है, एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु संख्या है, परमाणु क्रमांक जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये आपका क्या है, परमाणु क्रमांक है। और E क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का परिमाण है, लेकिन ये पॉजिटिव है। तो ये जो आपका Ze होगा ये नाभिक का परिमाण हो जाएगा, नाभिक पर आवेश का परिमाण हो जाएगा, और E क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन का परिमाण हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे बोर की परिकल्पना के अनुसार Fe = Fc होता है। तो हम यहां पर फिर आगे लिखेंगे, माना इलेक्ट्रॉन के एक मिनट, इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे, माना परमाणु लिखेंगे। परमाणु के नाभिक का परिमाण, नाभिक पर आवेश का परिमाण, नाभिक पर आवेश का परिमाण प्लस का Ze तथा इलेक्ट्रॉन का परिमाण E है। फिर आगे लिखेंगे, माना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी होगा इलेक्ट्रॉन का, उसको मान लेते हैं स्मॉल v है, जो आर्यन त्रिज्या के
वृत्ताकार आर्यन त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर vn वेग से, त्रिज्या आर्यन vn वेग से गतिमान है। अतः अब देखो यहां पर हम क्या करते हैं, ये जो बोर की परिकल्पना उसको लगाते हैं। तो Fe क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये होता है 1/4πε इंटू पहला आवेश नाभिक का Jd मान लेंगे, दूसरा आपका क्या है इलेक्ट्रॉन है E मान लेंगे, अपान r स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर r देखिए, तो r की जब क्या है आर्यन है तो आर्यन का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका देखिए Fc सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है वो होता है mv स्क्वायर अपान r। तो यहाँ पर जो वेग है वो हमने vn माना, तो यहाँ पर vn हो जाएगा और त्रिज्या क्या है आर्यन होते हो जाएगा आर्यन। ठीक, इसको हम लोग बना देंगे समीकरण नंबर 1। फिर आगे लिखेंगे तथा बोर की जो दूसरी परिकल्पना है, यहां पर लिखेंगे बोर की द्वितीय परिकल्पना के अनुसार, बोर की द्वितीय परिकल्पना के अनुसार, द्वितीय परिकल्पना क्या थी, बोर ने द्वितीय परिकल्पना में क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन की जो कक्षीय त्रिज्या होती है या इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उन्हीं त्रिज्या के कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसका कोणीय संवेग जो होता है वो h/2π का क्या होता है पूर्ण गुणज होता है। जहां पर आप n का मान एक पूर्ण संख्या रख सकते हैं, 2 3 4 1 2 3 4 5 करके इस प्रकार से रख सकते हैं। तो बोर की जो दूसरी परिकल्पना है जो कि आपका यल क्या है कोणीय संवेग, और यल का जो मान होता है वो होता है mvr। एल का जो परिमाण होता है क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि कोणीय संवेग जो होता है वो mvr होता है। तो द्वितीय परिकल्पना के अनुसार आप लिखेंगे m इंटू वी एन इंटू आर्यन। वी एन इंटू आर्यन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आर्यन माने और क्या वेग में क्या माने वी एन माने। तो ये हो जाएगा n इंटू h/2π के, क्योंकि ये क्या है h/2π इंटू m, तो n इंटू h/2π आप इसको लिख सकते हैं। इसको बना देंगे समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करेंगे। आगे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से भाग करने पर, भाग क्यों करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए त्रिज्या, माफ कीजिएगा हमें क्या चाहिए वेग चाहिए, वेग का परिमाण ज्ञात करना। तो वेग यहाँ पर अपर में है तो आप क्या करिए समीकरण 1 में 2 से भाग कर दीजिए। तो 1 में भाग करेंगे तो इधर क्या mvn स्क्वायर अपान आर्यन, तो हो जाएगा mvn स्क्वायर अपान आर्यन डिवाइड बाई यहाँ पर क्या है mvn इंटू आर्यन और इज इक्वल टू इधर देखो तो इधर आपका 1/4πε इंटू जेड ई स्क्वायर, ई का ई में गुणा कर देंगे ई स्क्वायर अपान आर्यन का स्क्वायर डिवाइड बाई n इंटू h/2π। ठीक, तो यहां से देखो तो 2 × 4 और पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया। आगे इसको सॉल्व करें, इधर थोड़ा सा हम इरेज करते हैं फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इधर वाला देखिए आगे इसको सॉल्व करें तो इसको आप लिख सकते हैं यहां से इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, तो ये 1 चला जाएगा सबसे ऊपर और ये आएगा यहाँ पर, तो 1 का गुणा करेंगे तो ऊपर तो वही रहेगा, ऊपर आपका रहेगा mvn का स्क्वायर अपान आर्यन, नीचे आपका क्या आर्यन और गुणा हो जाएगा m इंटू वी एन इंटू आर्यन का, तो आर्यन इंटू आर्यन हो जाएगा आर्यन स्क्वायर, क्योंकि एक आर्यन ये है एक आर्यन ये है, दोनों का गुणा हो जाएगा आर्यन स्क्वायर, यहाँ पर m है यहाँ पर वी एन है, तो हो जाएगा m इंटू वी एन और इज इक्वल टू इधर देखिए तो 1 अपान ये कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आपका 2 एप्सिलॉन तो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन। यहाँ पर देखो तो इसको ऊपर जाना चाहिए तो यहाँ पर क्या बचा 1 बचा है, तो ये 1 तो ऊपर चला जाएगा और इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर चला गया तो जेड ई स्क्वायर केवल रहेगा और इंटू आपका 2 एप्सिलॉन। अब देखिए 2 एप्सिलॉन बचा है, यहाँ पर क्या है n इंटू एच इंटू आर्यन स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड ई स्क्वायर अपान n h और आर्यन स्क्वायर n इंटू एच इंटू आर्यन का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से देखो तो m से m कैंसिल हो जाएगा, एक स्क्वायर से vn कैंसिल हो जाएगा, तो और यहाँ पर देखो आर्यन स्क्वायर से आर्यन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या बचा vn केवल बचा, तो हो जाएगा vn इज इक्वल टू 1/2 इंटू एच इंटू एप्सिलॉन, ये आपका 2 एप्सिलॉन इंटू एच बचा, और यहाँ पर आपका क्या बचा, यहाँ पर बचा आपका z इंटू ई स्क्वायर अपान एम। तो ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन के कक्षीय त्रिज्या का जो कक्षीय वेग है उसका परिमाण, ये कक्षीय वेग।
ठीक। Vn क्या है, कक्षीय वेग है, तो यहां से आप इसको लिख सकते हैं Vn इज इक्वल टू, आप ये क्या करिए ई स्क्वायर को इधर ले आइए, तो इसको लिख सकते हैं ई स्क्वायर अपान 2h इंटू एप्साइलन इंटू जेड अपान एन। तो ये आपका हो गया क्या, वेग का सूत्र, इलेक्ट्रॉन के कक्षीय वेग का सूत्र। ठीक। अब यहां से अगर आप इलेक्ट्रॉन का परिमाण h जो कि आपका प्लांक नियतांक है, एप्सिलॉन क्या है, तो चुंबक ये आपका विद्युतशीलता है, इन तीनों का परिमाण रख करके अगर आप यहां से मान ज्ञात कीजिए तो आपको यहां से एक सूत्र मिलेगा। हम यहां से इसका जो ये सारी चीजें क्या कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और इलेक्ट्रॉन का परिमाण भी क्या कांस्टेंट है। तो अगर सब कुछ हम सॉल्व कर लें, यहां पर लिखेंगे चूंकि ई स्क्वायर अपान 2h इंटू एप्सिलॉन इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ई का मान होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन का परिमाण अपान 2, h का मान होता है 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 इंटू एप्सिलॉन का मान जो होता है वो होता 8.85 इंटू 10 टू पावर 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। ठीक। इन सबका अगर हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो यहां से आपको जो इसका परिमाण मिलेगा वो कुल मिलाकर के इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2.18 इंटू 10 टू पावर 6। ठीक। तो इस पूरे का परिमाण कितना आ गया, ये आ गया 2.18 इंटू 10 टू पावर 6। ये मान यहाँ पर लाकर रख देंगे तो यहाँ से Vn इज इक्वल टू हो जाएगा 2.18 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू जेड अपान एन, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के कक्षीय वेग का सूत्र। और मात्रक हम लोग जानते हैं कि वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां से आपको इलेक्ट्रॉन के कक्षीय वेग का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। तो अगर आपको सारी चीजें समझ में आई हो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और यदि चीजें समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।